हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मिस डीटेल्स क्लासेस में। निर्देशन एवं उपबोधन के लघुत्तरी प्रश्नों के क्रम में अगर आगे बढ़े पार्ट 3 में, तो आज यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको प्रश्न बता देती हूँ। प्रश्न पहला है कि साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं। दूसरा है साक्षात्कार विधि के 2 लाभ एवं 2 हानि बताएं या 2 हानि लिखें। पहला प्रश्न जो है वो एमजीकेवीपी के 2018 के पेपर में है। दूसरा जो है वो एमजीकेवीपी के 2020 के पेपर में पूछा है। तीसरा हमारा है प्लेटो ने निर्देशन को क्या महत्व दिया है, तो ये एमजीकेवीपी के 2018 में पूछा है। चौथा है यौन निर्देशन से क्या अभिप्राय है, तो ये एमजीकेवीपी के 2017 में पूछा है। पांचवा है यौन निर्देशन का क्या महत्व है, और ये एमजीकेवीपी के 2018 के पेपर में लघुत्तरी प्रश्नों में ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को साथ में कंबाइन करके आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि साक्षात्कार से रिलेटेड ही दोनों चीज़ें हैं। क्योंकि एक में साक्षात्कार के लाभ और हानि पूछा है और एक में आपको जो है साक्षात्कार के बारे में पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यहाँ पे हम लिखेंगे कि साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं, इनके 2 लाभ एवं 2 हानि लिखें। प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 को कंबाइन करके चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है आंसर में आप साक्षात्कार लिखिएगा, उसके बाद बताएंगे उसके बारे में कि साक्षात्कार एक अध्ययन की प्रविधि है जिसके माध्यम से महत्वपूर्ण सूचनाएं आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। ठीक है, यानी इसके माध्यम से हम सूचनाएं जो हैं या और आंकड़े जो हैं वो इकट्ठा करते हैं। ये अध्ययन की एक प्रविधि होती है, नहीं विधि होती है। साक्षात्कार शब्द अंग्रेजी के इंटरव्यू का हिंदी रूपांतरण है। इंटरव्यू 2 शब्द इंटर और व्यू के योग से बना है। इंटर का अर्थ है अंदर, व्यू का अर्थ है देखना, अर्थात अंदर देखना ही साक्षात्कार है। अगर इसके शब्दों के माध्यम से समझें तो इंटरव्यू का मतलब जो है इंटर का और व्यू को मिला के देखें तो अंदर देखना। तो वही चीज़ यहाँ पे नीचे लिखी गई है, इंटर प्लस व्यू इक्वल टू इंटरव्यू, तो उसका भी मतलब बताया गया है। अब अंदर देखने से तात्पर्य क्या है, तो यहाँ पहले मैं पूरा पढ़ देती हूँ, फिर आपको साथ में बता दूँगी। तो यहाँ अंदर देखने का तात्पर्य व्यक्ति के अंतर मन को समझते हुए उसके भीतर निहित सूचनाओं को प्राप्त करना या जानना है। अर्थात साक्षात्कार का अर्थ है 2 व्यक्तियों का किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु आपसी वार्तालाप। साक्षात्कार एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसका उपयोग शिक्षा, चिकित्सा, अनुसंधान, सेना आदि सभी में किया जाता है। व्यक्तिगत, शैक्षिक, व्यावसायिक निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करने के लिए साक्षात्कार एक महत्वपूर्ण एवं प्रचलित प्रविधि है। मूल रूप से साक्षात्कार निश्चित उद्देश्य के साथ वार्तालाप है जिसमें साक्षात्कारकर्ता और सूचना प्रदाता एक दूसरे के आमने सामने बैठकर संबंध स्थापित कर वार्तालाप करते हैं, जिससे वांछित सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। यानी साक्षात्कार में इंटरव्यू में क्या होता है, 2 लोग आपस में आमने सामने बैठे रहते हैं। लेने वाला एक जो है आपका इंटरव्यू लेता है और एक जो इंटरव्यू देता है, तो वो दोनों आमने सामने बैठ के जब वार्तालाप करते हैं और जो है वांछित सूचनाएं जो है इंटरव्यू लेने वाला जो है और देने वाले से वांछित सूचनाएं यानी उसके अंतर मन की जो भी चीज़ें हैं उसको वो जानता है, उसको जो है इकट्ठा करता है। ठीक है, यही इंटरव्यू होता है। ठीक, सिंपल भाषा में आप बस समझ जाइए। अब यहाँ पे कुछ परिभाषाएं हैं, तो मैं परिभाषाएं पढ़ देती हूँ, आप कोई भी 2 परिभाषाएं याद कर सकते हैं। गुड और हार्ट के अनुसार साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। पॉलिन एवं यंग के अनुसार साक्षात्कार वह क्रमबद्ध विधि है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपेक्षाकृत अजनबी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करता है। तीसरा बिंघम एवं मूर के अनुसार साक्षात्कार वह गंभीर वार्तालाप है जिसका एक निश्चित उद्देश्य होता है, न कि केवल संतोष के लिए बातचीत। चौथा है जॉन डी डार्ली के अनुसार यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें कि ग्राहक अपने आप को और अच्छी तरह समझ सके। तो ये 4 परिभाषाएं मैंने यहाँ रखी हैं, आप कोई भी 2 याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं साक्षात्कार के गुण यानी लाभ की। तो यहाँ पे लिखेंगे साक्षात्कार प्रविधि के गुण, इसकी उपयोगिता, महत्व को निम्न बिंदुओं के माध्यम से प्रकट किया जा सकता है। यानी उपयोगिता पूछे, महत्व पूछे या गुण पूछे, आप निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा सकते हैं। क्वेश्चन में कि आपको सेकंड क्वेश्चन में 2 ही पूछा है, लेकिन मैं यहाँ 5 आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि अगर आपको केवल सिंपली ये पूछ दे कि गुण बताइए तब भी आप जो है अच्छे से इसको लिख सकें। पहला है गहन अध्ययन संभव। तो इस प्रविधि के द्वारा बातचीत करते करते साक्षात्कार लेने वाला साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति के अंतर्मन में बैठी अनेक बातों को भली भांति निकालने में सफल होता है, जिससे व्यक्ति तथा उसकी समस्याओं का गहनतापूर्वक अध्ययन किया जा सकता है। यानी अगर हम इंटरव्यू लेते हैं तो सामने वाले के बारे में हम बहुत अच्छे से जान सकते हैं, गहन अध्ययन कर सकते हैं कि उसके मन में कौन सी बातें चल रही हैं, उसकी क्या समस्या है, उसकी समस्या की वजह वगैरह क्या है, तो डिटेल में जो है वो पता चल सकता है।
दूसरा है गोपनीय घटनाओं तथा तथ्यों का अध्ययन। साक्षात्कार प्रविधि के माध्यम से व्यक्ति के उन समस्याओं का भी अध्ययन किया जा सकता है जो व्यक्ति के गुप्त एवं व्यक्तिगत अनुभवों से संबंधित है। यानी इंटरव्यू में जो है प्राइवेट चीज़ें जो है व्यक्ति की, यानी उसकी व्यक्तिगत जो भी अनुभव है, उसकी जो गुप्त, यानी कि ऐसी जो सबके सामने नहीं बताई जा सकती, ऐसे अनुभव, ऐसे बातें जो है उसको भी जाना जा सकता है। तीसरा है विश्वसनीय एवं वैध परिणाम। तो अन्य विधियों की तुलना में साक्षात्कार प्रविधि द्वारा एकत्र सूचनाएं अधिक विश्वसनीय एवं वैध होती हैं। देखिए, जब आदमी अपने, यानी व्यक्ति अपने बारे में खुद जब बताता है तो वो अपने बारे में अच्छे से जानता है, तो वो जो सूचना देगा वो अधिक विश्वसनीय भी होंगी और वैध भी होंगी। ठीक है। चौथा है अध्ययन में लचीलापन। तो यह विधि काफ़ी लचीली प्रविधि है। इस विधि में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करके वांछित सूचनाओं, तथ्यों को प्राप्त किया जा सकता है। यानी जहाँ पर जरूरत पड़े, यानी लचीली का मतलब कि जो है सिचुएशन के हिसाब से परिवर्तित होती रहे। जहाँ पे जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से अगर हम जो है जो साक्षात्कार है उसकी प्रक्रिया रख सकते हैं और सूचनाएं जो है उसको प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा हमारा है सभी के अध्ययन में उपयोगी। तो साक्षात्कार द्वारा शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार के लोगों से अभिष्ट सूचना प्राप्त की जा सकती है। यानी जो भी साक्षात्कार दे रहा है, जो नहीं कि उसे शिक्षित होना जरूरी है, वो अशिक्षित भी है तब भी अपनी बात, अपनी समस्या वो रख सकता है। तो सभी प्रकार के व्यक्तियों के लिए उपयोगी होती है। तो ये 5 हमने यहाँ पे जो है गुण रख दिए। अब दोष की बात करते हैं। साक्षात्कार के दोष, कमियाँ या सीमाएँ। तो साक्षात्कार प्रक्रिया के कुछ दोष भी हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, खर्चीली प्रविधि। अन्य प्रविधियों की तुलना में साक्षात्कार एक महंगी प्रविधि है। इसमें समय भी अधिक लगता है। सिंपल सी बात है, साक्षात्कार में टाइम लगता है, लेने वाला और आप कौन साक्षात्कार ले रहा है, ये सारी चीज़ों में जो है जो ये सारी प्रोसेस है वो खर्चीली प्रविधि है, यानी खर्चीली विधि है। दूसरा है पक्षपात की संभावना। तो साक्षात्कारकर्ता कभी कभी समस्या के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपना लेता है और साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता दोनों के व्यक्तिगत पक्षपात का समावेश होने की संभावना रहती है। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि या तो लेने वाला जो है, जो ले रहा है आपका साक्षात्कार, वो कभी कभी आपसे बहुत ज़्यादा जो है क्लोज हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं वहाँ पर जो भी अध्ययन किया जाता है व्यक्ति का, वो उसमें पक्षपात जो है वो दिखाई देता है। और कभी ऐसा भी होता है कि वो जो समस्या के प्रति जो रवैया रहता है साक्षात्कार लेने वाले का, वो भी जो है अलग तरह का रहता है, जहाँ पे पक्षपात की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा है विश्वसनीय सूचना तथा तथ्यों का अभाव। तो इसमें लिखेंगे, जब साक्षात्कारकर्ता कुशल व अनुभवी नहीं होता तब सभी परिस्थितियों में विश्वसनीय तथ्यों एवं सूचनाओं को प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है। इसके साथ ही कभी कभी साक्षात्कारदाता साक्षात्कारकर्ता की इच्छा को भांपकर उसकी इच्छा के अनुरूप ही उत्तर देता है। ऐसी स्थिति में सही तथ्य या सूचना प्राप्त होना कठिन हो जाता है। देखिए, 2 तरीके हैं। या तो लेने वाला जो है कुशल नहीं होता, तब हमको जो है विश्वसनीय सूचना और तथ्य नहीं मिल पाते, या तो जो दे रहा है साक्षात्कार, वो साक्षात्कार लेने वाले की इच्छा के अनुसार ही अपना जवाब देने लगे, तब भी हमको जो है विश्वसनीय सूचना और तथ्य नहीं मिल पाते हैं। ठीक है। चौथा है बड़े अध्ययन क्षेत्र हेतु अनुपयुक्त। तो एक बड़े अध्ययन क्षेत्र अर्थात जहाँ साक्षात्कारदाताओं की संख्या बहुत अधिक हो या वे बहुत दूर दूर स्थित हो, जिनसे संपर्क करना कठिन हो, के लिए यह प्रविधि तथ्य या सूचना संकलन हेतु सदैव अनुपयुक्त रहती है। यानी अगर देखिए, साक्षात्कार में है कि लिमिटेशन है, आप बहुत लोगों का, अगर बहुत ज़्यादा लोग साक्षात्कारदाता हैं तो वहाँ पर ये जो है ये जो विधि है वो मतलब सही नहीं होती, अनुपयुक्त रहती है। और इसके अलावा अगर दूर दूर हैं जिनका हमें साक्षात्कार लेना है, वो बहुत दूर दूर रहते हैं, तब भी उनकी वजह से भी हमको जो है प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है और हम उनसे जो है तथ्य या सूचना संकलित नहीं कर पाते, उसमें हमको कठिनाई महसूस होती है। इसलिए ये विधि अनुपयुक्त रहती है इस केस में। 5वां है स्मरण शक्ति पर निर्भरता। तो मुख्यतः साक्षात्कार की सफलता साक्षात्कारदाता की स्मृति पर ही निर्भर करता है। जिनकी स्मरण शक्ति कमजोर या पुरानी या छीड़ हो चुकी है, उस स्थिति में समस्या से संबंधित उनके आंकड़े या सूचनाएं दोषपूर्ण हो जाते हैं और वह निष्कर्ष भी अशुद्ध प्राप्त होता है। यानी साक्षात्कार में अगर आपसे कुछ पूछा जाए तो आपके पास जो मेमोरी है, जो आपकी याददाश्त है, उसी के अकॉर्डिंग ही आप जवाब देते हैं। अगर आपकी जो है स्मरण शक्ति ही कमज़ोर हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, तो आपसे अगर कुछ पूछा जाता है कोई समस्या के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, तो उससे संबंधित जो सूचनाएं आप देते हैं वो पूरी तरह सही नहीं होती, अशुद्ध प्राप्त होती हैं। तो ये भी एक जो है दोष होता है।
तो ये आपने देख लिया हमारा पहला और दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, प्लेटो ने निर्देशन को क्या महत्व दिया है। तो देखिए, प्लेटो ने शिक्षा में निर्देशन को महत्वपूर्ण स्थान दिया। यूरोप के महान विचारक प्लेटो का कहना था कि व्यक्ति को ऐसा व्यवसाय चुनना चाहिए जिसमें उनकी रुचि हो। किसी व्यक्ति के लिए किस प्रकार के कार्य की व्यवस्था की जाए, यह उनकी रुचियों एवं झुकाव पर निर्भर करता था। ठीक है, यानी प्लेटो ने बताया था, उन्होंने बताया कि निर्देशन का जो महत्व है शिक्षा में बहुत ज़्यादा है। तो शिक्षा में उन्होंने निर्देशन को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया था। व्यवसाय से रिलेटेड उनका ये कहना था कि व्यक्ति को वही व्यवसाय लेना चाहिए जिसमें कि उसकी रुचि या झुकाव हो। ठीक है, उन्होंने कहा था ये चीज़ें। यहाँ पर आगे लिखेंगे, प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक था। उसने रिपब्लिक नामक पुस्तक में समाज की सर्वोत्तम व्यवस्था की रूपरेखा प्रस्तुत की। यानी आदर्शवादी विचारक के साथ साथ उसने ये चीज़ बताई, उसने एक रिपब्लिक नामक जो पुस्तक है उसमें समाज के सर्वोत्तम जो व्यवस्था होनी चाहिए उसकी एक झलक प्रस्तुत की थी। उसमें क्या था, समाज या राज्य के लोगों को वह 3 वर्गों दार्शनिक, योद्धा और कारीगर में विभक्त करना चाहता था। जिस व्यक्ति का स्थान जिस वर्ग की ओर होता था उसे उस वर्ग में रखा जाता था और तदनुसार उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। प्लेटो ऐसे समाज के निर्माण में प्रयत्नशील था जहां सृजनात्मक तथा सर्वोत्तम ढंग से कार्य की व्यवस्था हो। यानी जो उसने समाज की व्यवस्था की थी उसमें उसने 3 वर्गों को विभाजित किया था, दार्शनिक, योद्धा और कारीगर। और उसने ये कहा था कि जिस व्यक्ति का स्थान जिस वर्ग की ओर मतलब जिस वर्ग में होता है उसे उसी वर्ग में रखना चाहिए, उसी वर्ग में रखा भी जाता था और उसके अकॉर्डिंग ही उसे शिक्षा की भी व्यवस्था की जाती थी। ठीक है, और रही बात कि ये प्लेटो कैसा समाज चाहता था, तो उसने कहा कि प्लेटो ऐसे समाज के निर्माण में जो है प्रयत्नशील था जहाँ पर कि सृजनात्मक और सर्वोत्तम ढंग से कार्य जो है वो कार्य की जो है व्यवस्था उपलब्ध हो। तो ये जो है प्लेटो के बारे में हो गई डिटेल, क्योंकि लघु उत्तरीय है तो ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही इनफ है। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, यौन निर्देशन से क्या अभिप्राय है। उत्तर में यौन निर्देशन हेडिंग डालेंगे, फिर इसमें लिखेंगे, फिर मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, फिर समझा दूंगी क्योंकि बहुत ईजी है ये। आज परिपक्व लड़के एवं लड़कियों में यौन रोग, यौन अपराध तथा यौन संबंधी अनुचित धारणाओं का विकास हो रहा है। इन सबको देखते हुए आज यौन निर्देशन की आवश्यकता को अधिक अनुभव किया जा रहा है। परिवार से ही यौन के क्षेत्र में उचित निर्देशन एवं स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास बालक बालिकाओं में किया जाना चाहिए। उसके उपरांत ही विद्यालय में विभिन्न विषयों यथा स्वास्थ्य विज्ञान, शरीर विज्ञान, जीव विज्ञान के द्वारा छात्र एवं छात्राओं को यौन निर्देशन दिया जा सकता है। यानी देखिए, कहा क्या गया है कि आज जो लड़के लड़कियां हैं जो अपरिपक्व हैं, यौन रोग के बारे में, यौन अपराध के बारे में, जो भी उनकी यौन संबंधी जो भी धारणा है उसमें ये चीज़ देखने को मतलब उसमें जो है काफ़ी चेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी विकास भी हो रहा है। और ये कहा जा रहा है कि उनके लिए यौन निर्देशन काफ़ी आवश्यक है। और ये चीज़ बताया गया है कि यौन निर्देशन को जो है बचपन से ही बच्चों के अंदर दिया जाना चाहिए, ताकि स्कूल में भी जब आएँ तो बाकी सब्जेक्ट जो हैं उसकी मदद से उनमें यौन निर्देशन को और बढ़ावा मिल पाए। अब यौन निर्देशन से मतलब क्या है, ये आगे यहाँ पे है कि अतः स्पष्ट है कि छात्राओं व छात्रों में यौन मतों व व्यवहारों की सही शिक्षा देने में जो निर्देशन उपयोग में लिया जाता है वही यौन निर्देशन कहलाता है। यौन निर्देशन के जीवन का एक महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली तत्व है। यौन निर्देशन के द्वारा बालक को यौन संबंधी शारीरिक जानकारी के साथ साथ यौन के मानसिक पक्ष के संबंध में भी जानकारी प्राप्त होता है। यानी यौन निर्देशन आखिर है क्या। देखिए, बच्चों में जो यौन से रिलेटेड उनके सोच है, उनके जो व्यवहार है, उसको सही शिक्षा देना, उनको सही निर्देशन जो मिलती है, मतलब जो जिस निर्देशन का उपयोग हम करते हैं बच्चों को सही व्यवहार और सही सोच यौन से रिलेटेड देने में, वही हमारा कहलाता है यौन निर्देशन। ठीक है, यौन निर्देशन देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यौन व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा तो है ही। तो कहा गया है कि यौन से रिलेटेड शारीरिक जानकारी और यौन से रिलेटेड मानसिक जानकारी, यानी मानसिक और शारीरिक दोनों पक्षों की जानकारी जो है हमें वो यौन निर्देशन के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो इसलिए यौन निर्देशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ ही आप आगे ये भी लिख सकते हैं कि यौन निर्देशन के क्षेत्र के अंतर्गत प्रेम, विवाह, विपरीत यौन के व्यक्तियों के साथ समुचित सामाजिक संबंध स्थापित करना, आत्म संयम को विकास करना, अभिभावकों तथा बालकों के पारस्परिक संबंध तथा अपनी कामनाओं पर नियंत्रण करना इत्यादि अनेक बातें सम्मिलित हैं। यानी यौन निर्देशन के अंतर्गत हम ये सारी चीज़ें जो है वो समझ पाते हैं, सीख पाते हैं। ठीक है,
तो ये बताता है कि यौन निर्देशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप यौन निर्देशन के बारे में इतना ही लिखेंगे, यही बहुत है। अब बात करते हैं यौन निर्देशन का क्या महत्व है, क्वेश्चन नंबर 5, और इसका आंसर में लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे यौन निर्देशन का महत्व, फिर इसमें बताएंगे यौन निर्देशन का महत्व क्या है। तो यहाँ पे जो है क्रो एंड क्रो ने जो बताया था वो पहले लिखते हैं कि क्रो एंड क्रो ने सेक्स निर्देशन के महत्व को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि बच्चे के सेक्स प्रेरित व्यवहार और रवैये का निर्माण उतना ही महत्वपूर्ण दायित्व है जितना उसे भोजन, कार्य या मनोरंजन के स्वभावों का विकास करना। यानी जिस तरह भोजन, कार्य, मनोरंजन ये सब का विकास बच्चों में किया जाता है, उसी तरह यौन से रिलेटेड जो व्यवहार और रवैये हैं उसका निर्माण भी बच्चों में जो करना उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे है कि यौन के प्रति उचित धारणाओं एवं दृष्टिकोण के विकास से बालक के वयस्क पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाने में सहायता मिलती है। यानी अगर हम यौन निर्देशन के माध्यम से, यौन शिक्षा के माध्यम से जो भी यौन से रिलेटेड धारणा और दृष्टिकोण है, अगर उसका विकास बच्चों के अंदर कर दें तो बच्चे के वयस्क जीवन और पारिवारिक जीवन को हम बेहतर बना सकते हैं, सुखमय बना सकते हैं। ठीक है, उसमें हमको सहायता मिलती है। आगे है शैशव व बाल्यकाल में बालकों में सेक्स यानी यौन से संबंधित एकांगी धारणाएं विकसित हो जाती हैं और वे इसे सामाजिक निषेध की वस्तु मानकर लुक छिप कर इसके बारे में अवास्तविक एवं अधूरी जानकारी ही प्राप्त कर लेते हैं। यानी देखिए, इसके बारे में हम लोग ज़्यादा ओपन नहीं होते, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, तो होता क्या है कि बच्चों को अगर इसके बारे में हल्की फुल्की भी कुछ चीज़ें पता चलती है तो वो छुप छुप कर इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। और वो जानकारी कैसी होती है, वो जानकारी अधूरी भी होती है, अवास्तविक भी होती है। तो क्योंकि बच्चों को नहीं पता उस टाइम, तो उनके मन में जो भी चीज़ें आती हैं उस टाइम वो उसी के अकॉर्डिंग ही सारी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं और इसको दूर करने के लिए हमको यौन निर्देशन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसमें। आगे ही लिखेंगे कि साहित्यिक कहानियों, उपन्यासों, चलचित्रों, टेलीविज़न के कार्यक्रमों में सेक्स एवं प्रेम का जो रूप बच्चे देखते हैं वह यथार्थ से दूर, चमक दमकपूर्ण एवं अतिरंजित होता है। यानी जो चीज़ें हमको देखिए, टेलीविज़न हो या फिल्में हो, उपन्यास हो, कहानी हो, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो प्रेम और सेक्स के बारे में जो बच्चों को बताते हैं, अगर देखा जाए वास्तविक रूप से तो वो यथार्थ से दूर होता है। उसमें बहुत चीज़ें जो है बढ़ा चढ़ाकर अतिरंजित तरीके से, चमक धमकपूर्ण तरीके से बताई जाती हैं या दिखाई जाती हैं। ठीक है, तो यहीं पे आगे है कि प्रेम और सेक्स के संबंध में वे उत्तरदायी एवं स्वस्थ ढंग से सोच सकें एवं आचरण कर सकें, इसके लिए यौन निर्देशन अत्यंत महत्वपूर्ण है। समुचित सेक्स यानी यौन निर्देशन की सहायता से बालक को आत्मसंयम का विकास करने, अपने और विरोधी सेक्स के सदस्यों की शारीरिक क्रियाओं का सम्मान करने एवं स्त्री पुरुष दोनों स्वस्थ मैत्री संबंध बनाने में सहायता मिलती है। देखिए, पहले तो ये है कि बच्चे सेक्स और प्रेम के जो संबंध है उसके बारे में एक स्वस्थ और उत्तरदायी ढंग से उनकी जो सोच है वो विकसित हो सके, उनका आचरण अच्छा हो सके इस चीज़ के बारे में। इसलिए हमको यौन निर्देशन की जो है आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसीलिए यौन निर्देशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बच्चे जो है अपनी अपोजिट यानी जो विरोधी सेक्स यानी जेंडर के लोग हैं उनके बारे में सम्मान कर सके, वो उनके बारे में एक मैत्री व्यवहार उनके साथ कर सके, उनके बारे अपने अंदर जो है आत्मसंयम का विकास कर सके। ये सारी चीज़ों के लिए यौन निर्देशन का जो है काफ़ी महत्व है। तो बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।